लंदन में 2 दिन में किए 9,000 करोड़ के निवेश पर एमओयू साइन। आईटी और स्वास्थ्य क्षेत्र के 80 औद्योगिक घराने हुए शामिल। सीएम धामी ने निवेशकों को दिया सम्मेलन में आने का न्योता। भाजपा कार्यकर्ताओं का इंतजार हुआ खत्म। 10 वरिष्ठ नेताओं को दायित्वों की सौगात। महानिदेशक सूचना वंशीधर तिवारी ने दायित्व दिए जाने की दी जानकारी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गृह सचिव, डीजीपी, आईजी समेत पूर्व विधायक चैंपियन को भेजा नोटिस। नियम विरुद्ध तरीके से सुरक्षा देने के मामले में मांगा जवाब। आयुष्मान क्लेम में उत्तराखंड ने किया बेहतर काम। केंद्र ने किया सम्मानित। प्रदेश को मिले 2 आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां पर लंदन में सीएम धामी ने किए हैं 9,000 करोड़ के निवेश के करार। आपको बता दें, लंदन प्रवास में सीएम धामी की मुहिम बिल्कुल रंग लाती नजर आ रही है। इन्वेस्टर समिट से पहले ही दिन लगातार सफलताएं प्राप्त हो रही हैं। इन्वेस्टर समिट से पहले ही होने लगे हैं निवेश के करार। विदेशी निवेशकों में बड़ा है उत्तराखंड में निवेश का क्रेज। निवेशकों ने देवभूमि में औद्योगिक संभावनाओं को माना है सुरक्षित। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, उत्तराखंड सरकार की सीएम पुष्कर सिंह धामी की कोशिशें रंग लाती नजर आ रही हैं। इन्वेस्टर समिट अभी होनी है, लेकिन उससे पहले ही कई सारे निवेशकों ने रुचि जताई है कि उत्तराखंड में वो निवेश करेंगे। जी सर, देखिए दिसंबर माह में जो है ग्लोबल समिट होने जा रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से जो है तैयारी कर चुकी है। और ऐसे में जो है सीएम धामी का यहाँ पर लंदन प्रवास जो दौरा इस समय चल रहा है, वो भी काफी रंग जो है इस दौरान यहाँ पर ला रहा है। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि इस समय की अगर निवेश की बात की जाए तो जो यहाँ पर जो से 9,000 करोड़ का MOU है, वो यहाँ पर जो है साइन हो चुका है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड को किस तरीके से जो है यहाँ पर विकसित किया जाना है। हालांकि सरकार ने यहाँ पर जो लक्ष्य रखा है 2.5 लाख करोड़ का, उसके लिए जो है सरकार पूरी तरीके से जो है यहाँ पर कार्य करती हुई नजर आ रही है। निवेशकों के साथ जो है लगातार सीएम धामी की बैठकें चल रही हैं। उद्योगपतियों ने जो है यहाँ पर उत्तराखंड में निवेश करने के लिए जो सहमति है, लगातार जो है उनके जो रुझान है यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। उत्तराखंड में जो है निवेश जो है उद्योगपति आगे आ रहे हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड को जो है किस तरीके से जो है आगे सशक्त उत्तराखंड बनाने की जो रणनीति है, उसको में भी जो है ये इनका जो कार्य है उत्तराखंड सरकार का, वो जी बिल्कुल विनय, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी विनय बता रहे थे कि इन्वेस्टर समिट अभी होनी है, लेकिन उससे पहले ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक अलग पहल की कि जिस तरह से इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने का एक नया तरीका सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुना कि खुद उनके देश जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और फिर उन्हें इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पहल सीएम पुष्कर सिंह धामी की लगातार रंग लाती नजर आ रही है। रुख करते हैं अगली खबर का, जहां पर देहरादून में भाजपा कार्यकर्ताओं का इंतजार खत्म हुआ है। आपको बता दें, 10 भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को बांटे गए हैं दायित्व। 10 पदाधिकारियों को मिला है राज्य मंत्री का दर्जा। ज्योति प्रसाद, रमेश गड़िया, मधु भट्ट, कैलाश पंत को दायित्व सौंपे गए हैं। इसी के साथ सुरेश भट्ट, बलराज पासी और मुफ्ती शमून कासमी को भी मिला है दायित्व। अनिल डब्बू और शिव सिंह बिष्ट भी दायित्व से नवाजे गए हैं। नारायण दत्त टंपा को भी मिला है दायित्व। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय सूद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, कई सारे जो दिग्गज नेता थे जिनको दायित्व का मिलना चाहिए था लेकिन अभी तक शायद नहीं मिला था, लेकिन उनका इंतजार अब खत्म हो गया है, उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी जा चुकी हैं। जी सर, देखिए जिस तरीके से लगातार बाहर और विपक्ष लगातार जो है एक तरह से सरकार को घेरने का काम कर रहा था कि जो दायित्व है, दायित्वों को लेकर भी अभी तक जो है उत्तराखंड सरकार ने किसी तरह का जो यहाँ पर दावा है वो भी नहीं किया है। और जो है लिस्ट जारी होनी थी, उस पर भी जो है सवालिया निशान लगातार विपक्ष यहाँ पर कर रहा था। लेकिन ऐसे में जो है साफ देखा जा सकता है कि कल देर रात की अगर बात की जाए तो दायित्वधारियों की जो लिस्ट है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। ऐसे में जिस तरीके से लोकसभा की
जी बिल्कुल विनय, तो जिस तरह से हम जानते हैं कि ये वरिष्ठ नेता हैं, इनको जिम्मेदारियां दी जानी थी और कहीं ना कहीं इनको जिम्मेदारियां देने के बाद पार्टी को भी आगामी चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर कोटद्वार से दिल्ली के बीच ट्रेन शुरू की जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री ने दिल्ली से कोटद्वार के बीच रात्रि ट्रेन को मंजूरी दे दी है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैथोले ने अपने लिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और केंद्रीय रेल मंत्री का आभार जताया। विपिन कैथोले ने कहा कि ये कोटद्वार ही नहीं, गढ़वाल के लोगों के लिए बड़ी सौगात है। कोटद्वार के लोगों की पुरानी डिमांड थी कि कोटद्वार की जो रात्रि ट्रेन है, जो मसूरी एक्सप्रेस में 2 डिब्बे लगते थे कोटद्वार से दिल्ली जाने के लिए, वो बंद थे। कोरोना काल के बाद लिंक बंद कर दी गई थी, इसलिए कोटद्वार की जनता के लिए रात्रि ट्रेन बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि गढ़वाल का कोटद्वार प्रवेश द्वार है और लैंसडाउन में जो सेना है, गढ़वाल राइफल है, उसके सेंटर है। और तमाम जो सैनिक हैं हमारे देश भर में सीमाओं में वहाँ से जाते हैं, वहाँ से हमारी रक्षा करते हैं, उनको भी सुगम यात्रा के लिए ट्रेन महत्वपूर्ण होगी। और लैंसडाउन जो है वो बड़ा पर्यटन क्षेत्र बन रहा है, धीरे धीरे विकसित हो रहा है। तो इसलिए लैंसडाउन के जो पर्यटक हैं उनके लिए भी ये ट्रेन महत्वपूर्ण होने वाली है। और बड़ा, जिससे कि वहाँ के जो हमारे युवा हैं, स्थानीय युवा हैं, जब लैंसडाउन में इस ट्रेन के माध्यम से जो सुगमता से यात्री आएंगे, जो हमारे पर्यटक आएंगे, उनको सुगमता मिलेगी। तो निश्चित रूप से ट्रेन को ढूंढते हैं यात्री, सुगम यातायात को ढूंढते हैं, तो वहाँ के युवाओं को, जो हमारे स्थानीय जो युवा हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये बड़ी सौगात है गढ़वाल के लोगों के लिए। डोईवाला के शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय महाविद्यालय में आर्ट फैकल्टी में लंबे समय से शिक्षकों की कमी से महाविद्यालय के छात्र छात्राएं परेशान हैं, जिसको लेकर छात्र संगठन एनएसयूआई के बैनर तले तमाम छात्र छात्राएं डोईवाला उपजिलाधिकारी के दरबार में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे और उपजिलाधिकारी को राज्यपाल कुलाधिपति श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के नाम ज्ञापन सौंपा और शिक्षकों की भर्ती की मांग की। साथ ही शिक्षकों की मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। एसडीएमपीसी कॉलेज डोईवाला का छात्र हूँ। इस बार मेरा एमए फर्स्ट ईयर है। तो आज हमने ज्ञापन ये दिया है कि 3 साल से ज़्यादा अधिक वर्ष हो चुका है जो हमारे एसडीएमपीसी कॉलेज है, शिक्षा चित्रकला के टीचर नहीं है। तो मैंने भी चित्रकला सब्जेक्ट था जो मैंने 3 साल पढ़ चुका हूँ और मेरा ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट से हुआ, पर टीचर ना होने के कारण मुझे बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भविष्य में जो हमारे बहन भाई हैं उनके पास कला का सब्जेक्ट है, ड्राइंग का, तो उनको इस समस्या ना आना पड़े। हमारे एसडीएमपीसी महोदय से निवेदन है कि कला का टीचर हमारे एसडीएमपीसी कॉलेज में उपलब्ध करा दें। हमारे कॉलेज में टीचर की कमी है, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक ज्ञापन दिया है कि टीचर की कमी है। बीकॉम का टीचर नहीं है और बाकी आर्ट्स के हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, उनके भी टीचर है नहीं। तो बस ये चाहेंगे कि जल्दी जल्दी हमारा जो ज्ञापन है वो एक्सेप्ट करें मैम। हाँ जी, पढ़ाई नहीं होती है, जब टीचर नहीं होगा तो पढ़ाई तो नहीं होगी। फिर बच्चे कभी ऑनलाइन ही पढ़ते, किसी को समझ नहीं आता है, फिर किसी की बैग लग जाती है। तो बस ये चाहेंगे कि जल्दी जल्दी टीचर की डिमांड हमारी पूरी हो। शिक्षकों की बहुत कमी है कॉलेज के अंदर। हम बहुत बार प्रचारी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक हम ज्ञापन दे चुके हैं कि जल्द से जल्द शिक्षक, क्योंकि अब छात्र जब पढ़ने आएगा तो शिक्षक जरूरी है कॉलेज के अंदर। और देखिए कि बहुत से विषय में शिक्षक ही नहीं है हमारे कॉलेज के अंदर, सबसे बड़ी मांग है। तो और हमने कई बार ये मांग भी उठाई है, क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कतें होती हैं कि उनको ये नहीं समझ आता है कि वो क्या करें, कैसे पढ़ें। दूसरे विषय के शिक्षक आके पढ़ा रहे हैं, कैसे वो पढ़ा रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ा रहे। पुराणचंद तिवारी अपने एक मित्र के साथ बनबसा से चंपावत की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते पर घात लगाए बाघ ने स्कूटी पर हमला करके पुराणचंद तिवारी को जंगल की तरफ खींचा। हालांकि पुराणचंद तिवारी ने जैसे तैसे खुद को बाघ से बचा लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए घायल पूर्णचंद तिवारी को राजकीय सुशीला तिवारी हल्द्वानी में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज लगातार जारी है। साथ ही साथ बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। में आए थे अपने परिवार के मिलने बनबसा से जब वापसी जा रहे थे सुगेढांग की तरफ, रास्ते में एक बस्तिया गांव पड़ता। बस्तिया से 5 किलोमीटर लगभग अंदर जाके इनको स्कूटी से जा रहे थे, 2 लोग थे ये। तो स्कूटी के पीछे से गुलदार ने झपट्टा मारा
और इनको खींच के रोड के किनारे तक ले गए। फिर उसके बाद दूसरा बंदा गाड़ी में पड़ गया तो गुलदार भी डर गया थोड़ा सा। उसके बाद गुलदार फिर दोबारा पकड़ा, इसको रेलिंग से नीचे ले गया। फिर इनको मौका मिला तो इन्हें गुलदार का जबड़ा पकड़ लिया। तो गुलदार के समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा, करके गुलदार फिर उसके बाद वापस भाग गया और ये रोड पे आ गए। तो इतने में कई गाड़ी वाले आए तो उन्हें फिर ऊपर से पत्थर मारे तो गुलदार भागा। तब इनको किसी गाड़ी वाले ने अपनी गाड़ी में बिठा के टनकपुर मुख्यमंत्री जरा उनके नोडल अधिकारी हैं हमारे चंपावत में, उनको फ़ोन किया था और उन्होंने यहाँ पे फ़ोन किया था और उन्होंने कहा था आप वहाँ पे ले जाइए और इलाज में कोई कमी नहीं आएगी। उत्तराखंड सरकार दिसंबर माह में प्रदेश में इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। इस इन्वेस्टर समिट के जरिए उद्योगपति प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। इसको लेकर सरकार पूरी तरह से तैयारी में जुटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों लंदन के दौरे पर भी हैं। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान भी इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई थी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारी धरती दे दो, आसमां लेकर क्या करोगे। सत्ता में बैठी सरकार नौजवानों को रोजगार, राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त और डेंगू मुक्त कर दे। प्रदेश की जनता को लंदन से लेकर देहरादून की रोपवे से क्या लेना देना। हम तो एक बात कहना चाहते हैं, हे प्रभु हमको हमारी धरती दे दो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे। हमारी सड़कों को सुधार दो, गड्ढा मुक्त कर दो, हमको 24 घंटे की बिजली दे दो, हमारे बच्चों को नौकरियां दे दो। तो हम तुम्हारी लंदन से सीधे देहरादून तक की इस रोपवे से को लेकर के क्या करेंगे। हमारी देहरादून की सड़कें ठीक कर दो और डेंगू से जो है देहरादून और उत्तराखंड को एक डेंगू मुक्त करने की दिशा में काम कर दो। तो हमारा तो सीधा मामला है कि हे प्रभु जो जहां हो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे, तुम हमको हमारी जमीन दे दो। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस वार्ता करते हुए देश के आर्थिक हालातों पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि विकास का जो मॉडल केंद्र सरकार ने दिखाया था वो खोखला साबित हुआ है। यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो आर्थिक न्याय पर कार्य करेगी। केंद्र और राज्य सरकार अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण को भी खत्म करना चाहती है। महिला आरक्षण पर भाजपा को 9.5 साल बाद याद आई और इस आरक्षण को भी लटकाने की कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी की ओर से बसपा के सांसद पर की गई अमर्याद टिप्पणी पर भी मामला उठाते हुए कहा कि बिधूड़ी पर हेट स्पीच का मुकदमा चलाया जाना चाहिए और भाजपा को तत्काल रमेश बिधूड़ी को अपनी पार्टी से निलंबित करना चाहिए। मुद्दों को भी बहुत शिद्दत से आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें महिला सम्मान का मुद्दा है। अंकिता हत्या प्रकरण में जिस तरीके से ये सरकार वीआईपी के मामले में मौन साधे हुए है और सारे प्रकरण की न्यायिक हत्या करना चाह रही है, साक्ष्य मिटा करके, आदि मिटा करके। हम महिला सम्मान के मुद्दे पर, युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर, किसानों के सम्मान के मुद्दे पर और दलितों के सम्मान और सुरक्षा के मुद्दे पर हम लड़ेंगे और उस मुद्दे पर लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। और रोजगार के मुद्दे पर जो है हम अपनी एक आगे की नीति किस तरीके से, हम केवल रोजगार की मांग नहीं करेंगे या संघर्ष ही नहीं करेंगे, बल्कि आगे सरकार आने की स्थिति के अंदर, दिल्ली में सरकार आने की स्थिति में और देहरादून में सरकार आने की स्थिति में हम किस तरीके से काम करेंगे, उस एजेंडे को भी नौजवानों के सामने रखें। सितारगंज में मुस्लिम समाज के 12 वफात के मद्देनजर कोतवाली में प्रशासन और अमन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सभी समुदायों से त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। साथ ही 12 वफात जुलूस के लिए रूट भी तय किया गया। हरिद्वार में आवास एवं वित्त सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे ने सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपेक्षा की गई है सभी शासन के अधिकारियों से कि जनपदों में जा कर के
विभिन्न विभाग की जो योजनाएं हैं और जिन विभाग के वो विभागीय सचिव हैं वो ये देखें और कि किस प्रकार से सरकार की योजनाएं धरातल पर कार्य कर रही हैं, किस प्रकार से हम लोग सारे योजनाओं में सम्मिलित कर सकते हैं। उन्हीं सब दृष्टियों को लेकर के सरकार जो है जनता के द्वार इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी हमारे जो अधिकारी हैं और शासन के सचिव हैं वो जनपदों में भ्रमण कर रहे हैं। उत्तराखंड दौरे पर लालकुआं पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड प्रभारी मुफ्ती अब्दुल वहाब काशमी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तराखंड प्रभारी मुफ्ती अब्दुल वहाब काशमी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसमें 5 सांसदों का कार्यकाल सराहनीय है। वहीं उन्होंने आगामी निकाय चुनाव को लेकर कहा कि जिस तरह से यूपी के 95 शहरों में मुस्लिम समाज के लोगों ने परचम लहराया है, उसी तरह अन्य जगहों पर भी कामयाबी जरूर मिलेगी। राष्ट्रीय नेतृत्व विकास की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, उत्तराखंड का प्रभारी हूँ। मैं 2-3 सालों से आना जाना करता हूँ। दूसरा इलेक्शन भी पूरा सहयोग मैंने दिया अपने कार्यकर्ताओं के साथ और ईश्वर की कृपा, अल्लाह का करम की कामयाबी मिली। मौका दिया गया, लगभग 95 मुसलमान मेयर वगैरह में कामयाब हुए। यहाँ भी दिया जाएगा। और जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है, हमारे यहाँ 5 लोकसभा सीट है, 5 में हमारे उम्मीदवार कामयाब हैं। पार्टी उनकी कारकर्दगी भी देखेगी और जो उचित समझेगी वो करेगी। तो यूपी में मिला है और मुसलमान कामयाब भी हुए, देवबंद में हुए, सहारनपुर में, इसलिए बहुत जगह लगभग 95 जगह कामयाब हुए। लैंसडॉन से कांग्रेस सीट पर चुनाव लड़ चुकी अनुकृति गुसाई ने कोटद्वार कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। अनुकृति ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। सरकार ने अभी तक उस वीआईपी पर्सन का नाम नहीं बताया जो उस रात रिजॉर्ट में आने वाला था। साथ ही साथ अग्निवीर भर्ती को लेकर भाजपा सरकार को युवा विरोधी बताया। लोहाघाट पुलिस ने नगर के स्टेशन बाजार, खड़ी बाजार आदि क्षेत्र में नो पार्किंग जोन में दिन भर खड़े वाहनों पर स्टिकर चस्पा कर दिए। एसडीएम लोहाघाट के निर्देश पर नगर पालिका और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। वहीं अपने वाहनों में स्टिकर लगाने का कुछ व्यापारियों ने विरोध भी किया। व्यापारियों ने कहा कि व्यापार मंडल को विश्वास में लिए बिना ये कार्रवाई हो रही है। व्यापारियों ने कहा कि वाहनों के दुकान के सामने खड़े रहने से उनका व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर कई बार पालिका व पुलिस से समस्या के समाधान की मांग की गई है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। वहीं एसओ मनीष खत्री ने सभी व्यापारियों से अपने वाहनों को मीट मंडी और नगर में बनी अन्य पार्किंगों में वाहन खड़ा करने की अपील की। साथ ही कहा कि यदि नो पार्किंग जोन में कोई भी वाहन खड़ा मिलेगा तो उस पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। खड़े किए गए हैं। इसमें नगर पालिका और पुलिस प्रशासन और व्यापार मंडल के द्वारा एक मीटिंग बनाई गई, बाजार में की गई थी, और जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि एक स्टिकर लगाए जाएंगे जो व्यापार मंडल का होगा स्टिकर। उस स्टिकर से गाड़ियों की पहचान होगी जो व्यापारियों की गाड़ियां हैं, इसलिए उसमें स्टिकर लगाए जा रहे हैं। और उन स्टिकर लगाई हुई गाड़ी की पहचान ये होगी कि जो गाड़ियां खड़ी हैं वो व्यापारियों की गाड़ियां हैं और वो मीट मंडी में खड़ी होंगी, जो उनको जो पार्किंग जगह दे रखी है उसमें लगाए जाएंगे। और हम ये अभियान लगातार जारी रखे हैं और इसमें जो है हम साथ साथ ही स्टिकर लगा रहे हैं और स्टिकर के साथ साथ ही उसमें मार्किंग कर रहे हैं और साथ ही रजिस्टर में उनके नंबर अंकित किए जा रहे हैं। यदि कोई लोग जो है उसका विरोध करते हैं या निकाल देते हैं पर्ची को, तो हमारे पास इसमें उनके नंबर नोट हैं और उनका चालानी कार्रवाई। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर सूखीढांग क्षेत्र में लगातार हो रहे गुलदार के हमलों से आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों का घेराव किया। गुलदार के हमलों की दहशत में जी रहे ग्रामीणों का कहना था कि बीते करीब 3 महीने से क्षेत्र में गुलदार की दहशत बनी हुई है। क्षेत्र में हर दिन गुलदार किसी न किसी राहगीर पर हमला करके उसे अपना शिकार बनाता है। बीते दिनों गुलदार ने एक ग्रामीण महिला को मौत के घाट भी उतार दिया। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से जल्द ही सक्रिय गुलदार को पकड़ने की मांग की।
क्योंकि परसों भी एक घटना हुई थी 24 को, तो उससे पहले ही एक अनुमति के लिए ट्रैंकुलाइज करने की अनुमति, क्योंकि गुलदार पिंजरे में नहीं फंस रहा है और काफ़ी समय से पिंजरा लगाया गया है, तो ट्रैंकुलाइज करने की अनुमति के लिए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को हमारे प्रभागीय वनाधिकारी चंपावत वन प्रभाग द्वारा लिखा गया और संभवतः अनुमति आज प्राप्त होते ही हमारे यहाँ इसके ट्रैंकुलाइज करने की कार्रवाई। हरिद्वार में राजकीय डिग्री कॉलेज तो खोल दिया गया, लेकिन कॉलेज के लिए अभी तक जमीन नहीं मिल पाई है। लिहाजा कॉलेज एक आश्रम के 5 कमरों में संचालित किया जा रहा है। राजकीय डिग्री कॉलेज में मौजूदा समय में 285 विद्यार्थी हैं, जिन्हें टीन शेड में बिठाया जा रहा है। कॉलेज के लिए जमीन को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि जमीन को कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी। मंजूरी के 1 सप्ताह में कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हमारे पास 285 छात्र पंजीकृत हैं और 5 कमरों के इस आश्रम में महाविद्यालय चल रहा है और हमने ऊपर एक टिन शेड का निर्माण किया है पठन पाठन के लिए। उसमें भी कक्षाएं चल रही हैं, लगभग 3-4 कक्षाएं वहाँ चलती हैं। और परेशानी ये है कि बारिश के दिनों में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, छत पुरानी होने की वजह से टपकती रहती है, तो उस समय हमें दिक्कत काफ़ी हो जाती है। देखिए, राजकीय महाविद्यालय की भूमि जैसे मिलेगी हम उसी से 1 हफ्ते बाद वहाँ का काम शुरू कर देंगे। हरिद्वार में रवासन और कोटावाली नदी से उप खनिज खनन का चुगान कार्य 1 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। इसको लेकर जिला अधिकारी धीराज सिंह गबरियाल ने आदेश जारी कर दिए हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट भवन में उप खनिज चुगान कार्य प्रारंभ करने के संबंध में बैठक हुई। बैठक में प्रदीप कुमार ने उप खनिज चुगान के संबंध में जानकारी दी। बैठक में डीएम ने जिन जिन खनन पट्टों की वैधता है और जो सभी मानकों को पूर्ण करते हैं, उनके 1 अक्टूबर से खनन एवं उप खनिज चुगान कार्य प्रारंभ करने की संस्तुति प्रदान की। इसमें वन निगम के 3 लॉट रसावन 1, रसावन 2 और कोटावाली भी शामिल है। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र डोभाल, एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह, वन विभाग के अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हम लोगों ने मीटिंग की थी और वन निगम के साथ और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस के साथ भी। तो इसमें ये निर्णय लिया गया कि हम जल्दी से एक तो डिमार्केशन करा दें। तो राजस्व विभाग को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम लोगों ने निश्चित कर लिया कि 2-3 दिन के अंदर ये डिमार्केशन कर ले, ताकि 1 अक्टूबर से हमारा रवासन और कोटावाली नदी में जो है चुगान स्टार्ट हो जाए। दरगाह साबिर पाक के 755वें सालाना उर्स मेले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने होटल व ढाबों का निरीक्षण किया, जिसमें खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने सभी होटल संचालकों को चेतावनी दी, कोई भी खाने पीने का सामान खुले में ना रखें, जिससे लोग बीमारी से ग्रसित ना हों। अगर कोई भी होटल स्वामी खाने पीने की चीज़ों को खुले में रखेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई नामी ग्रामी होटल जैसे नज़ीर होटल, झंडा होटल वगैरह के सैंपल लेकर टेस्ट के लिए लैब में भेजे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले में खाने पीने की चीज़ों को लेकर लगातार संवेदनशीलता बरती जा रही है। होटलों की जांच पड़ताल की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग से हम ये देख रहे हैं कि ये जो दुकानें लगी हुई हैं, ये साफ सफाई की व्यवस्थाएं रख रहे हैं। जो खाना लोगों को खिलाया जा रहा है वो हाइजीनिक है कि नहीं है, इन लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ताकि वो व्यवस्थाएं उचित बना सकें। हमने इन लोगों को विशेषकर ये कहा है कि जो ये खाना रखा हुआ है या ये जो भी इन्होंने बनाया है, इसके ऊपर एक मार्किंग का कपड़ा रखें, साफ सफाई देंगे, ताकि लोगों को इसमें जो खाने में जो धूल है वो गिर रही है वो ना लोगों तक पहुँच सके, जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ देश के कई राज्यों में एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है। एनआईए ने उत्तराखंड के बाजपुर और देहरादून में छापेमारी की। देहरादून में गन डीलर परीक्षित नेगी के गन स्टोर पर एनआईए ने छापा मारा। दोनों ही जगहों पर एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खालिस्तानियों पर एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है। किस जगह से खालिस्तानी हथियार खरीदते हैं और कौन सा हथियार डीलर उन्हें हथियार मुहैया कराता है, इसको लेकर लगातार कार्रवाई जारी है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।